हेलो एवरीवन, आज फिर हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करेंगे। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि 26 नवंबर 1949 में जब हमने भारतीय संविधान को अपनाया, उसको कंप्लीट किया, तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा फीचर इनमें से नहीं लिया। ठीक है, या संविधान में कौन सा प्रोविज़न यानी कि प्रावधान लागू नहीं था। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है डिड नॉट। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है प्रोविज़न रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। अगर आप नागरिकता से संबंधित प्रावधान देखोगे तो ये भी 26 नवंबर में ही लागू हो गए थे। इलेक्शंस, चुनाव से संबंधित प्रावधान बिल्कुल। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स नहीं हुए थे। फंडामेंटल राइट्स मेनली ये हमारे बाद में ही कॉन्स्टिट्यूशन में लागू हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चे ऑप्शन सी होगा, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटिंग टू द एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ये कि संविधान की किस अनुसूची में, चार ऑप्शन दिए उन्होंने, 4 शेड्यूल, 5th, 6th हो गया, 7th, किस अनुसूची में राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन है, एलोकेशन है, वो दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा की बात करते हैं तो अगर आपको पता होगा ये सीडीएस में ही कई बार, या आप देखोगे शेड्यूल से पूछा गया सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये पास्ट ईयर में। और इसका जो आंसर है बच्चे बहुत बेसिक है वैसे ये क्वेश्चन, 4th शेड्यूल है। 4th शेड्यूल हमारा एलोकेशन ऑफ सीट से रिलेटेड है। एलोकेशन का मतलब है यहाँ पर आवंटन, यानी कि सीटों का जो है बंटवारा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी पास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बच्चे, जो इन्होंने 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, यानी कि प्रोविज़न का मतलब है प्रावधान, नियम, जो प्रावधान दे रखे हैं, तो कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो रिजिड है, उसकी जो कठोरता है, उसको दर्शाते हैं। अगर आपको पता होगा, बेसिक सा स्टेटमेंट होता है कि भारत का संविधान कैसा है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, या फिर मोर रिजिड, मोर फ्लेक्सिबल, इस तरीके से एक स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, और अगर उसके हम फ्लेक्सिबल की बात करेंगे तो वो फ्लेक्सिबल भी है, दोनों है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे जो रिजिडनेस है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका टाइप पूछ रहा है। फर्स्ट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल शैल बी पास्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी as given under article 368 and not by the simple majority। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, इसको पास करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। आर्टिकल 368 ये आपका जो अमेंडमेंट का ही आर्टिकल है, अनुच्छेद है, और ये साधारण बहुमत से नहीं होता। सेकेंड, सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कुछ ऐसे संविधान संशोधन विधेयक या बिल हैं जो पार्लियामेंट के पास होने के बाद भी, द पार्लियामेंट शैल हैव टू बी रेटिफाइड, के पास होने के बाद भी उनको क्या चाहिए, राज्यों में आधे से अधिक की बहुमत या उनकी जो एक तरीके से सहमति है वो आवश्यक होती है। ठीक है, देखते हैं स्टेटमेंट अभी तक दोनों ही सही है ये। थर्ड है, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कैन नॉट वॉयलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चे ये। केवल ये ही स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ये पास्ट ईयर आपको एसी और सीडीएस के एग्जाम में भी दिखेगा, केवल यही जो थर्ड स्टेटमेंट है। तो इसमें बच्चे तीनों ही सही हैं स्टेटमेंट, तीनों ऑप्शन ही हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिजिडनेस है उसको दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें आप देखोगे जो हमारे तीनों स्टेटमेंट हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही इसमें एग्जैक्ट सही हैं। एक सेकेंड, अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है,
इसमें है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इससे संबंधित कथनों पर, वाक्यों पर विचार करें। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। A proclamation of national emergency may be applicable to the entire country or only a part of it। बिल्कुल सही है कि जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है वो किसी भारतीय क्षेत्र, विशेष क्षेत्र में लागू किया जाता है एक ही साथ। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है बच्चे। नेशनल इमरजेंसी को अगर आपको पढ़ना है खुद से तो वैसे तो ये खुद में अलग ही टॉपिक है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी का जो सबसे स्टार्टिंग हमें एग्जैक्ट पढ़ने को मिलता है, अगर आपने को ध्यान हो तो इंडियन प्रेसिडेंट की 7 टाइप ऑफ पावर है, उसी में से एक पावर है नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल आपका आर्टिकल 352 के तहत इसको जारी करने का, इशू करने का जो अधिकार है वो सब इंडियन प्रेसिडेंट का ही रहता है। सेकेंड स्टेटमेंट इससे रिलेट भी आ रहा है। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशंस फ्रॉम द कैबिनेट। बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल तभी घोषित कर सकता है जब उसको कैबिनेट के द्वारा लिखित रिकमेंडेशन, सिफारिश वाला पत्र प्राप्त हो। दोनों स्टेटमेंट आपके एग्जैक्ट सही हैं, तो ऑप्शन 3 होगा हमारा, बोथ ए और सेकेंड। हाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित इन कथनों पर विचार करें। अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट क्लास में हमने एक ऐसा क्वेश्चन और भी डिस्कस किया था, वो आई थिंक प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस है उनसे रिलेटेड था। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पास्ट टर्म में रिपीट मिलते हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से देखो, फिर ये बाद में आप घर आके देखते हो कि क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ा। ठीक है, तो थोड़ा सा वहीं पर आप 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगा लो। द वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। स्टेटमेंट है कि उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति की तरह जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि उसे अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है। तो बिल्कुल अगर आपने पढ़ा है तो उपराष्ट्रपति के भी इलेक्शन हमारे यहाँ इनडायरेक्ट वे में होता है। सेकेंड, ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है और इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के बोथ मेंबर, दोनों हाउस के सभी मेंबर्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल, अगर आपने पढ़ा होगा आपको ध्यान होगा कि जो पार्लियामेंट है 2 टाइप ऑफ मेंबर होते हैं, इलेक्टेड होता है, नॉमिनेटेड होता है। जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल इलेक्टेड मेंबर होता है। अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की तो वाइस प्रेसिडेंट के मेंबर के इलेक्शंस में होगा ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर दोनों तरह के होंगे, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ होंगे। इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, तीनों सही है, इसमें तो ऑल द अबव आएगा। नेक्स्ट है बच्चे, ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, he is entitled to salary or allowances payable to। ठीक, क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमसे पूछा गया, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का निर्वहन करता है, उसके फंक्शंस, उसका कार्यभार संभालता है, तो वह वेतन भत्ते के लिए उत्तरदायी होता है, चार्ज होता है। तो उसको ऐसी कंडीशन में किसके वेतन भत्ते मिलेंगे? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के, वाइस प्रेसिडेंट पद के ही, या प्रेसिडेंट के। विशेष कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। जब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति के ही सुख सुविधाएं और वेतन भत्ते प्राप्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बार बार इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, जो ये 3 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम है उससे संबंधित है। फर्स्ट है हमारा
Fundamental duties were incorporated into the Constitution of India by the 42nd Act of 1976. स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है स्टेटमेंट में कि भाई जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए हैं। तो बिल्कुल, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने इस पर एक वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने पढ़ा हो या उसको सुना हो, तो जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कमेंसमेंट यानी कि प्रारंभ से नहीं थे, बाय द 42nd अमेंडमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग ही इनको जोड़ा गया। सेकेंड स्टेटमेंट है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंक्लूडेड बाय दिस अमेंडमेंट। बिल्कुल, जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। बिल्कुल, संविधान में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के अकॉर्डिंग ही 2002 के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया। ठीक, तो यहाँ पर बच्चे ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं तीनों ही बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 1, 2, 3, यानी कि तीनों ही सही हैं स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। क्वेश्चन में इस तरीके से जब कहीं पर भी नोट होता है, ओनली होता है, मस्ट होता है, तो एग्जैक्ट जब आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो आप उनको एग्जैक्ट ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर पूछा है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। फर्स्ट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। क्या भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसको बनाए रखें। तो बिल्कुल आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे आर्टिकल 51A में, तो आपको ये फर्स्ट सेकंड ही पॉइंट दिखाई देगा उसमें। नेक्स्ट है हमारा टू एक्सरसाइज अवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन। थर्ड, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारी एक प्रथा है, जो हमारी एक सांस्कृतिक व्यवस्था है, आप उसकी जो एक तरीके से रिचनेस है उसको बनाए रखें, मेंटेन रखें, ये फंडामेंटल ड्यूटी में है। इस तरह का कोई स्टेटमेंट फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चे एग्जैक्ट होगा फर्स्ट और आपका थर्ड, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी। सेम ही क्वेश्चन है, ये हमारा टॉपिक भी बल्कि अच्छे से कंप्लीट हो रखा है, तो इसके जितने पास्टर क्वेश्चन है आज कंप्लीट भी हो जाएंगे। ये कौन सा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, पॉजिटिव जो है आपको वो बताने हैं। फर्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, देखो बच्चे, जब आप एग्जैक्ट आपका यूपीएससी हो गया या फिर आप सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें स्टेटमेंट दिए होते हैं और उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शंस इसमें क्रैक करने हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं या इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से भी सोच सकते हैं। देखो, इन्होंने जो हमसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो कई बार एग्जाम में ऐसा होता है जब कई सारे स्टेटमेंट होते हैं लेकिन इनमें एक या दो स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो हमको 100% क्लियर होता है, तो आप ऑप्शन पे भी जो एग्जैक्ट ऑप्शन होते हैं इस पर आपको टिक करना होता है, उस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करो। अब यहाँ पर हमने पूरा नहीं पढ़ा अभी स्टेटमेंट, फर्स्ट ही पढ़ा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये आर्टिकल 51A में आता है। मैं इसमें बिल्कुल श्योर हूँ कि 100% सही है, यानी कि फर्स्ट तो बिल्कुल सही होगा। अब फर्स्ट सही होगा तो आप ध्यान से देखो, या तो ए हो सकता है, मुझे 100% क्लियर है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, या फिर सी हो सकता है, या फिर डी हो सकता है, डी। ठीक है, अब यहाँ पर जो केवल ओनली बी है ये तो आंसर में हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल हमें 100% क्लियर है। अब 3 में हमें डाउट रह गया। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं,
फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट। बिल्कुल, संविधान में इनको स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश है, रिकमेंडेशन है, उनके द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है, यानी कि फर्स्ट भी अभी हो सकता है और आपका सी भी हो सकता है और अभी भी डी हो सकता है। नेक्स्ट, देयर आर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंशन इन द आर्टिकल 51 है। बिल्कुल, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, वर्तमान इनकी संख्या कितनी है? 11 संख्या है, तो थर्ड भी सही है। अब देखो, थर्ड मुझे पता है 100% सही है यहाँ पर, तो फर्स्ट भी नहीं होगा क्योंकि थर्ड भी सही है, और फोर्थ यहाँ पर ये भी नहीं होगा सी ऑप्शन क्योंकि थर्ड सही है। अब एग्जैक्ट पहले ही हमें पता चल गया कि आंसर इसमें डी होगा, लेकिन हम फिर भी फोर्थ पढ़ेंगे। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ अ फंडामेंटल राइट। बिल्कुल, जो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करें, उसमें फोकस रखें, तो ये भी हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो आप इस तरीके से भी क्रैक कर सकते हो। आप अगर जैसे इसमें हमने क्वेश्चन में देखा 3 स्टेटमेंट सही थे, कई बार आप देखोगे कि इस तरह से क्वेश्चन के ऑप्शन दिए होते हैं कि हमें 1 या 2 स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इस पर भी फोकस करें। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 10, Who among the following is a part of union executive? यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि जो हमारी संघ की कार्यपालिका है, आपका आ जाएगा एग्जैक्ट, अगर आपको ध्यान होगा इसमें आर्टिकल 52 से 78 तक आएंगे स्टार्टिंग का ये, और ये पार्ट 5th है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपका बच्चे प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, अटॉर्नी जनरल भी आता है और पीएम भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, अटॉर्नी जनरल भी सही है, प्रेसिडेंट इन्होंने ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 11th क्वेश्चन है हमारा, ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय। कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी डाउट्स होते हैं, जितने वाद विवाद डिस्प्यूट होते हैं, उनको हैंडल कौन करता है, या उनका जो एग्जैक्ट बच्चे यहाँ पर निर्णय है वो कौन करता है। ठीक है, तो इनका निर्णय के लिए इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन। इस क्वेश्चन को आप खुद से डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे।